18वीं सदी का भारत एक ऐसा वक्त जब मुगल साम्राज्य जो सदियों से खड़ा था वो कमजोर पड़ा था और कई नई ताकतें सिर उठा रही थीं। जी हाँ। तो आज हम इसी दौर की उथल-पुथल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अंग्रेजों के आने से ठीक पहले यहाँ चल क्या रहा था। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इतना बड़ा साम्राज्य बिखरा क्यों। हाँ, और कौन सी नई शक्तियां थीं जो उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थीं और कैसे इस सब ने मतलब आने वाले ब्रिटिश राज के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया। ये बात सोचने वाली है। 200 साल के मजबूत शासन के बाद कोई ताकत इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि नादिर शाह जैसा हमलावर आए और दिल्ली को आराम से लूट ले जाए। ये कहानी काफी पेचीदा लगती है। पेचीदा तो है। देखिए, 18वीं सदी शुरू होते होते ही मुगल ताकत और उनका जो रुतबा था वो काफी कम हो गया था। औरंगजेब की नीतियों का भी इसमें हाथ था, है ना? खासकर वो दक्कन वाली और धार्मिक नीतियां। हाँ, असर तो पड़ा। अस्थिरता आई, पर 1707 में जब उसकी मौत हुई तब तक आप कह सकते हैं कि ढांचा किसी तरह खड़ा हुआ था। लेकिन उसके जाते ही जैसे सब बिखर गया। हाँ, उसके बाद तो लाइन लग गई। कमजोर बादशाह गद्दी के लिए खूब लड़ाइयां हुई। 1707 से 1719 तक तो यही चलता रहा। और फिर वो मोहम्मद शाह का लंबा दौर आया, पर कहते हैं वो ज्यादा असरदार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य बस सिकुड़ता चला गया और अंदरूनी मुश्किलें भी कुछ कम नहीं थी। जैसे वो जो बड़े अमीर उमरा थे, नोबल्स जिन्हें कहते हैं, हाँ। और जमींदार, वो बहुत ताकतवर हो गए। अच्छा। हाँ, और आपस में ही उनकी खींचतान चलने लगी। जब केंद्र कमजोर हुआ तो सब अपनी अपनी रियासतों के बारे में सोचने लगे। और वो जागीरदारी संकट का भी जिक्र आता है। वो क्या था? हाँ, वो एक बड़ी समस्या थी। मतलब ये कि जो असरदार अमीर थे उनको देने के लिए बादशाह के पास अच्छी जमीन यानी जागीरें कम पड़ने लगी। इससे पूरा प्रशासनिक ढांचा गड़बड़ा गया। किसानों पर बोझ बढ़ने लगा। लड़ाइयों और शानो शौकत ने खजाना खाली कर दिया था। तो ये जो अंदर की कमजोरी थी, इसी ने बाहर वालों को हिम्मत दी, जैसे नादिर शाह। बिल्कुल। 1738-39 में जब ईरान के नादिर शाह ने हमला किया, वो एक बहुत बड़ा झटका था। करनाल में मुगल फौज हार गई। और दिल्ली की लूट, वो तो बहुत भयानक बताई जाती है। हाँ, भयानक लूट थी। तख्ते ताऊस ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। कहते हैं कोई 70 करोड़ की दौलत। पर यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। मतलब इसने मुगल बादशाह की जो बची खुची इज्जत थी ना, वो मिट्टी में मिला दी। दुनिया को पता चल गया कि दिल्ली का तख्त अब खाली है। और उसने सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका भी तो ले लिया था। सही कहा। उससे भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा और ज्यादा असुरक्षित हो गई। इसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हुए। हाँ, अब्दाली तो कई बार आया। कई बार। 1748 से 67 के बीच और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसमें तो उसने मराठों को ऐसी शिकस्त दी जो उस वक्त सबसे बड़ी ताकत बन रहे थे। बिल्कुल। तो एक तरफ मुगल कमजोर हो रहे थे, बाहर से हमले हो रहे थे, और इसी वक्त देश के अंदर भी नई नई ताकतें उभर रही थीं। हाँ, उनके बारे में बताइए, कौन थे ये लोग? देखिए, इनको हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले थे उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य मतलब वो मुगल सूबेदार जो पहले मुगलों के अधीन थे, पर अब नाम के लिए ही थे। असल में वो अपने सूबे के आजाद शासक बन बैठे थे। अच्छा, जैसे हैदराबाद में निजामुल मुल्क, बंगाल में मुर्शिद कुली खान के बाद जो नवाब आए, अवध में सादत खान। इन सब ने मुगल तरीका ही अपनाया प्रशासन में, पर अपने हिसाब से। ठीक है। और दूसरी तरह के राज्य? दूसरे थे वो नए राज्य जो ज्यादातर मुगलों से लड़कर या उनसे बगावत करके बने थे। इनमें सबसे बड़ा नाम तो मराठों का है। हाँ, पेशवाओं के दौर में तो उन्होंने काफी साम्राज्य फैलाया था। बहुत। पानीपत की हार एक बड़ा झटका जरूर थी, पर वो खत्म नहीं हुए। बाद में 5 हिस्सों में जरूर बट गए। पेशवा, गायकवाड़, भोंसले, होलकर, सिंधिया। और सिख? हाँ, सिख भी इसी श्रेणी में आएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें एक सैन्य शक्ति बनाया था। फिर बंदा बहादुर के समय में काफी संघर्ष हुआ। बाद में वो 12 मिसलों में संगठित हुए। मिसले मतलब एक तरह के जत्थे या समूह थे सिख लड़ाकों के। और फिर आगे चलकर महाराजा रंजीत सिंह ने इन मिसलों को एकजुट करके एक बहुत ताकतवर सिख साम्राज्य बनाया पंजाब में। उनकी फौज काफी आधुनिक थी। और जाट भी थे शायद? हाँ, जाटों ने चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में अपनी ताकत बढ़ाई और सूरजमल के समय में भरतपुर एक मजबूत राज्य बना। ठीक है, तो ये 2 तरह के राज्य हो गए। तीसरी श्रेणी कौन सी थी? तीसरे थे स्वतंत्र राज्य, जो पहले से ही थे या जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जैसे दक्षिण में मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला मैसूर। जी हाँ, उन्होंने एक बहुत मजबूत रियासत बनाई,
खासकर अपनी फौज के दम पर। वो फौज के आधुनिकीकरण का महत्व समझते थे। फिर केरल में त्रावणकोर राज्य था मार्तंडवर्मा के समय में। और राजपूत राजा भी अब पूरी तरह आजाद थे। मुगलों का कोई नियंत्रण नहीं था। हाँ, वो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। जयपुर के सवाई जयसिंह एक अहम नाम है इस दौर के। तो इतने सारे अलग अलग राज्य बन गए, इनमें कुछ समान बात भी थी? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर कम से कम दिखावे के लिए मुगल बादशाह को ही सबसे बड़ा मानते थे, नजराने भेजते थे। अच्छा, आजाद होके भी? हाँ, पर असलियत में सब अपनी मर्जी से चल रहे थे। और इनका जो चरित्र था वो इलाकाई था। ये अपने इलाके के जमींदारों, व्यापारियों, साहूकारों पर टिके हुए थे। प्रशासन में, जैसा मैंने कहा, अक्सर मुगल मॉडल ही अपनाया। लेकिन इनकी कमजोरी क्या थी फिर? सबसे बड़ी कमजोरी तो इनकी आपसी फूट और लड़ाइयां थीं। ये कभी एक साथ मिलकर कोई बड़ी अखिल भारतीय ताकत या व्यवस्था नहीं बना पाए। शायद मुगलों जैसा मजबूत ढांचा दोबारा खड़ा ही नहीं कर पाए। और आम लोगों का जीवन कैसा था इस समय? कई बार इससे अंधकार युग कहा जाता है, क्या ये सही है? अंधकार युग कहना शायद थोड़ी ज्यादती होगी। देखिए, गिरावट तो थी, इसमें कोई शक नहीं, पर यह हर जगह एक जैसी नहीं थी। अच्छा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो गांव काफी हद तक आत्मनिर्भर थे। दस्तकारी मतलब हाथ का काम बहुत ऊंचे दर्जे का था। ढाका की मलमल, कश्मीर के शॉल, इनकी तो दुनिया में मांग थी। और व्यापार वगैरह? व्यापार भी खूब चल रहा था, देश के अंदर भी और बाहर भी। जगत सेठ जैसे बड़े बड़े बैंकर घराने भी इसी दौर में उभरे। लेकिन समाज में तो शायद काफी दिक्कतें थीं। हाँ, सामाजिक तौर पर देखें तो बराबरी नहीं थी। किसानों की हालत अक्सर खराब रहती थी, उन पर बोझ बहुत था। जबकि जो ऊंचा तबका था वो शानो शौकत और ऐशो आराम में रहता था। शिक्षा का क्या हाल था? तालीम ज्यादातर पारंपरिक थी। साहित्य, धर्म, कानून, दर्शन, इन्हीं पर जोर था। विज्ञान और तकनीक के मामले में हम यूरोप से पिछड़ने लगे थे। हाँ, पर एक दिलचस्प बात है, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बाद में गवर्नर जनरल बना, उसने कहीं लिखा है कि उस समय भारत में साक्षरता दर शायद बाद के ब्रिटिश दौर से बेहतर थी। अच्छा, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है ना? पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में इज्जत तो थी, पर बराबरी का दर्जा नहीं था। पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह, दहेज, ये सब बुराइयां थी। और गुलामी भी थी, घरेलू कामों के लिए, खेती के लिए। और जब यूरोपीय कंपनी आई तो ये और बढ़ गई। कला और संस्कृति का क्या हुआ इस उथल पुथल में? वो चलती रही, बल्कि जब दिल्ली कमजोर हुई तो कला और संस्कृति के केंद्र बदल गए। लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, पूना, अमृतसर, इन नई राजधानियों में राजाओं ने कलाकारों, शायरों, संगीतकारों को पनाह दी। वास्तुकला के भी नए केंद्र बने। और भाषाएं? हाँ, उर्दू भाषा का इसी दौर में खूब विकास हुआ और दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं भी मजबूत हुईं। पर वही बात, विज्ञान और तकनीक में पिछड़ना एक बड़ी कमजोरी साबित हुई। तो अगर हम सार देखें तो 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का शिराजा बिखर गया। अंदरूनी कमजोरियां थीं, बाहरी हमले हुए और इसके जगह कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी। हैदराबाद, बंगाल, अवध, मराठा, सिख, मैसूर। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था और संस्कृति के कुछ पहलू जिंदा रहे, फलते फूलते भी रहे, पर समाज में गहरी असमानताएं थी, सोच पारंपरिक थी। और सबसे बढ़कर राजनीतिक तौर पर भारत पूरी तरह बटा हुआ और कमजोर था। हाँ, और यही स्थिति थी जिसने आगे चलकर यूरोपीय शक्तियों, खासकर अंग्रेजों को यहाँ पैर जमाने का मौका दिया। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि क्या इनमें से कोई क्षेत्रीय ताकत, चाहे वो मराठा हो या मैसूर या सिख, क्या वो वाकई मुगलों की जगह ले सकती थी? या अगर वो एकजुट हो जाते, या कोई अलग रणनीति अपनाते, तो क्या वो अंग्रेजों का बढ़ता हुआ असर रोक पाते? आखिर वो एक मजबूत, टिकाऊ, अखिल भारतीय व्यवस्था क्यों नहीं बना सके? ये सोचने वाली बात है।